हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर आरपी एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंस क्लासेस। तो बेसिकली मैं पहले आपको स्लाइड से पढ़ा रही थी, अभी मैं आपको नोट से ही सारा पढ़ाते हुए चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं कि उसको कैश मिलता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पर अपने सामान बेच रहे हो या फिर आप किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो रॉ मटेरियल के लिए भी आप क्या करोगे? यहाँ पर पेमेंट्स कर रहे होगे, राइट? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन, एक्सपेंडिचर या फिर इनकम कैश के थ्रू हो रही है, वो सब हमारी किस में आती है? वो हमारी आती है कैश फ्लो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास के साथ में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होती है, इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है कुछ पर्टिकुलर आइटम्स का, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिलेस के। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो होता क्या है, ठीक है? थोड़ा सा और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो इसे हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास है यहाँ पर कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। व्हाट इज इनफ्लो? इनफ्लो इज लाइक इनकम, ठीक है, जो कि आपके पास ऐड हो रही है। आउटफ्लो इज लाइक नेगेटिव में एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंसेस आपके हो रही हैं। अब आपके पास इनकम कैसे कैसे हो सकती है? या तो यहाँ पर अगर आप गुड्स बेचते हो, जैसे आपकी टी शर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, आप टी शर्ट्स बेचते हो, तो सेल ऑफ गुड्स होगी, टी शर्ट्स आप जो बेच रहे हो। इसके अलावा हो सकता है जो मशीन से आप यहाँ पर टी शर्ट्स बेच रहे थे, वो मशीन ही आपने यहाँ पर क्या की, बना रहे थे, उस मशीन को ही बेच दिया, तो यहाँ पर आपके पास इनकम होगी। सिमिलरली एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा या फिर अपने स्टाफ को यहाँ पर सैलरीज पे की, ठीक है, हो सकता है आपने मशीनरीज परचेज की। तो यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई नो थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा आता है, लेकिन ये पेन और उसकी वजह से आता है थोड़ा सा, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, इन फ्यूचर अपन लोग डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ेंगे, बट अभी वो टाइम नहीं है, तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा हैंड राइटिंग के साथ में। चलिए, अब बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। कि इंट्रोडक्शन है कि कैश फ्लो हमारा क्या शो कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, इनफ्लो शो कर रहा है और आउटफ्लो शो कर रहा है। किसके? सिर्फ और सिर्फ कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स के। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो सकते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं वो अमाउंट, वो चीजें जिनको आप अभी हाल फिलहाल में कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैंने आपको एक चेक दिया जिसमें कि आपको मैं 50,000 रुपए पे कर रही हूँ, तो ये जो चेक होगा, ये कैश इक्विवेलेंट है। आप इसे जाकर बैंक में डिपॉजिट करोगे और आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको ये प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि आपके पास में यहाँ पर बिजनेस में बेसिकली आपकी जो भी कंपनी है या फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी है, ठीक है। अब हमारे पास लिस्टेड कंपनीज होती है। लिस्टेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई। आपने देखा ये सब आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पर मिल जाती हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, जिन्हें आप स्टॉक्स परचेज या सेल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर बेसिकली अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्टेड हो, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी होती है, कंपलसरी हो जाता है। ओके, चलो, अब ये एक टूल की तरह यूज हो रहा है कंपनीज में, जहां पर उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी होती है। अब अगर मान लो यहाँ पर आपके पास कैश की कमी है या कैश आपके पास एक्सेस में है, ये बातें आपको कैसे पता चलती हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती हैं। आपको पता चलता है आपके पास कितनी लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी क्या होता है? मतलब यहाँ पर आपके पास कितनी कैश इन हैंड है और कितने ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। क्यों चाहिए हमें ये? क्योंकि अब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है, अपना रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर रॉ मटेरियल बेचने तक, ठीक है, सॉरी, अपने फिनिश गुड्स को बेचने तक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। जैसे वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, उसकी प्रोसेसिंग करवाएगी, प्रोसेसिंग करवाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिर उसका स्टॉक बनाकर रखेगी, फिर धीरे धीरे उन्हें बेचना शुरू करेगी।
तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस में पैसा लगता है, तो हमें कैश की जरूरत पड़ती है। हर चीज तो उधारी पर होगी नहीं, इसीलिए हमें लिक्विडिटी की जरूरत होती है। ओके, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे किसने इशू किए हैं? आईसीएआई, जो कि आपका सीए का एग्जाम भी कराती है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पर क्या किया है, इशू किया है, जो बोल रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी हम चेंजेस देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, और हमारी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू। फंड फ्लो क्या होता है? यहाँ पर हम ओवरऑल फंड्स देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं, कितने हमने यहाँ पर उधार लिया है, कितने एसेट्स हमने खरीदे हैं, तो हमने जो यहाँ पर अलग अलग तरह से फंड्स लिए उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, चलिए। अच्छा, कैश फ्लो और फंड फ्लो में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैश फ्लो होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, एंड बिकॉज अभी कैश फ्लो जो है वो मैंडेटरी होता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर रिवाइज्ड AS3 की बात हो रही है कि रिवाइज्ड AS3 जो है इसने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबको क्या करना होगा, सभी को यहाँ पर अपने लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, ठीक है। फंड फ्लो कंपलसरी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है। यहाँ बोल रहे हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको बताती है कि भाई कितने चेंजेस आपके हिस्टोरिकली हो रहे हैं कैश में या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। तो आपकी एक एंटरप्राइज कितना कैश यूज कर रही है, कितना इनकम आ रही है और कितना यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रही है कैश के फॉर्म में। अच्छा, कैश फ्लो को हम 3 तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेशनल साइकिल होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, जहां वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर कर उसे बेचती है। जैसे ही वो उसको बेच देती है, मतलब जहां से उसने रॉ मटेरियल परचेज करना शुरू किया से लेकर जहां उसने उस फिनिश्ड गुड को बेचा, सेल की, वो पूरा का पूरा होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। इस ऑपरेटिंग साइकिल में होने वाले जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या फिर सेल कर कर जो हमारे रेवेन्यू होने वाले हैं, वो हमारे हो जाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाले कैश फ्लोज, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने को रन करने के लिए कुछ एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एसेट्स को खरीद रहे हो या इन एसेट्स को बेच रहे हो, तो ये आपके आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो आप अपने एसेट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। फिर आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां पर हम या तो अपने खुद के शेयर्स बेचकर पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा उसको? या तो वो ये पैसा उठाएगी दूसरे बैंक से लोन लेकर, या फिर वो इस पैसे को उठाएगी अपने खुद के शेयर्स को बेचकर। जब अपने शेयर्स बेचेगी, पब्लिक खरीदेगी उन शेयर्स को, तो पब्लिक पैसा देगी। तो यहाँ पर ये हो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब एक एंटरप्राइज जो है उसे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, और यहाँ पर इसे प्रेजेंट करना होता है हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो सकता है? हो सकता है आप मंथली अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, या क्वार्टरली बना रहे हो, या फिर एनुअली बना रहे हो, तो वो सब हमारी इसके अंडर जाती हैं। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, कि भाई हम इसे क्यों बना रहे हैं। हम इसे क्यों बनाएंगे? ताकि हमें पता चल पाए कि अलग अलग एक्टिविटीज में हमें कितनी इनकम और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हमें कैश के बारे में अच्छे से पता चल पाता है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग हेड्स में हमने इसको डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो वो भी हमें पता चल पाता है कि भाई ऑपरेटिंग से हमें कितना पैसा मिला, इन्वेस्टिंग से हमें कितना मिला, फाइनेंसिंग से कितना पैसा मिला और कितना खर्च हो गया, राइट। एंड सारी चीजें किसमें होंगी? सिर्फ और सिर्फ कैश में। क्रेडिट की बात यहाँ पर नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसके अलावा अब मान लो यहाँ पर एक बंदा है जिससे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, एक ट्रेडर है, ठीक है। उस ट्रेडर को यहाँ पर डर लग रहा है कि अगर उसने उधार पर आपको सामान दिया तो हो सकता है आप उसको टाइम पर कैश वापस नहीं कर पाओ, क्योंकि आपकी सेल्स नहीं होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे अपनी
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दिखाते हो और बोलते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम आपको अपना पैसा वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो किस तरह रन हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, पैसे से रिलेटेड हमारे डिसीजंस होते हैं, तो वो भी ये जो यूजर्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे हमारे ट्रेडर्स हो गए, बैंकर हो गए, जो हमें लोन दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर इसको आसानी से इवेलुएट कर पाते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, खुद से सोचो। यहाँ पर आपको, अब आप बता पा रहे हो कि भाई मेरे पास में कितने एसेट्स हैं, ठीक है, मैंने अगर कैश के थ्रू एसेट्स परचेज किए हैं तो मुझे क्या पता चल पाएगा यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कितने एसेट्स में चेंजेस हुए हैं। एसेट्स में चेंजेस मतलब देखो, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और रॉ मटेरियल हमने खरीदा, तो रॉ मटेरियल मेरे लिए एक एसेट होता है जिसे मैंने पैसे दे के खरीदा है, और यहाँ पर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा। दूसरा, मेरे पास मशीन थी, मशीन को मैंने मान लो यहाँ पर खरीदा, तो मेरा कैश फ्लो हुआ, यहाँ से मेरे पास से कैश गया, लेकिन मशीन मेरे पास आई, तो यहाँ पर जब मेरे पास मशीन आ रही है तो वो क्या हो जाती है, वो भी हमारी यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है और हमारे पास मशीनरी आ रही होती है। चलिए, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ पर लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी हम चेक कर पाते हैं। सॉल्वेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि क्या ये लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी या शॉर्ट टर्म में जो इसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, जो इसको अपने खर्चे करने हैं, ये कर पाएगी, लॉन्ग टर्म में जो इसको अभी खर्चे करने होंगे कर पाएगी, खड़ी रहेगी या नहीं रह पाएगी इतने टाइम तक, वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कैश अपने लिए जनरेट कर पाती है। कैश कैसे जनरेट करेगी, अपनी सेल्स करने से, ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ पर जो हमारे मॉडल्स होते हैं, यहाँ पर यूजर्स उन्हें डेवलप कर पाते हैं ताकि देख पाए कि फ्यूचर में यहाँ इनको कितनी इनकम हो सकती है, फ्यूचर में होने वाले खर्चे और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस भी हमें पता चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपैरेटिबिलिटी जो है हमारी वो भी एनहांस हो जाती है, कि अब मान लो मुझे चेक करना है पिछले साल मेरे पास कितना कैश में इनफ्लो हुआ था और इस साल कितना हुआ, या कितने खर्चे हुए और इस साल कितने हुए, तो हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं। अलोंग विद दैट हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हो सकता है हमारी गुड्स तो बहुत ज्यादा यहाँ पर उधार में बिक रही हो, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है, तो हम हमारी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडस्ट्री में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो हमारे पास पैसा था उसे हम यहाँ पर आराम से देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर कितना पैसा आ रहा था और कितना हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा ना हो अब मेरे खर्चे कैश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनकम उतनी है नहीं, तो अब मुझे मान लो वेजेस पे करनी है किसी लेबरर को, तो अब लेबरर थोड़ी ये देखेगा कि मेरे पास कैश आ रहा है या उधार आ रहा है। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि उसको रोज वेजेस उसके कैश में मिले, तो ऐसे में हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। ओके, चलो, इसके अलावा यहाँ पर हम किस में हेल्पफुल है, ओके आई एम सॉरी, ये थोड़ा आगे क्विकली चला गया, एक सेकेंड ना। हाँ जी, इसके अलावा और क्या जरूरी है यहाँ पर, इसके अलावा जरूरी है कि हम इसको क्विकली चेक कर पाए। क्या चीजें क्विकली हम चेक कर सकते हैं, क्विकली हम ये चेक कर पाए कि हमारे पास में यहाँ पर होने वाले कैश फ्लोज जो है वो कितने एक्यूरेट हैं, क्या हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही से बनी है या नहीं बनी है। इन्हें हम हमारे बैलेंस शीट के थ्रू देखते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में उतने ही एसेट्स बदले हैं जितने की हमने सोचे थे या फिर ज्यादा। ठीक है, अब आती है बात कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर कैश में आता है जो कैश आपके हाथ में है, या फिर आपने अपने अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट में, या फिर आपके करेंट अकाउंट में जो पैसा बैंक के पास है, वो सब किसका हिस्सा होता है, वो आपका हो जाता है हिस्सा कैश इक्विवेलेंट्स का। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अगर
कैश इक्विवेलेंट्स की बात की जाए तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जो भी हमारे पास में हाई लिक्विड मतलब इसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर, और इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आप जानते हो इन्फ्लेशन से वैल्यू में चेंज आ जाता है, ऐसे ही हमारे पास में बहुत बार क्या होता है, मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मान लो शेयर खरीदा, आज शेयर मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल शेयर की वैल्यू एकदम से गिर गई, तो यहाँ पर हमें चेंज इन वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कैसे क्वालिफाई होती है एज कैश इक्विवेलेंट, जब यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी बहुत ही कम है, जैसे कि 3 महीने या फिर हमारी जो क्या है डेट ऑफ एक्विजिशन है उससे कम समय में, कि भाई अब यहाँ पर 3 महीने या 3 महीने से कम में मैं इसको बेचूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपने कोई एक ऐसा एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं चेंज होने वाली, गिरने वाली बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है। या फिर मान लो यहाँ पर आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में मैं पैसे वापस कर दूंगा, अब 1 हफ्ते में वो जो वैल्यू है वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कैश इक्विवेलेंट बोल देंगे जब शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, अगर यही 6 महीने के लिए होता ट्रेड रिसीवेबल तो हम इसे करेंट एसेट बोलते, फिर हम इसे कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते, तो शॉर्ट टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की। तो मान लो यहाँ पर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर किया। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, वो शेयर्स जिनमें हमें एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स डिविडेंड यहाँ पर अपने शेयर होल्डर को देना पड़ता है। अच्छा, अलोंग विद दिस यहाँ पर हमें प्रेफरेंस मिलती है नॉर्मल शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। किस चीज में, वो सब मैं बाद में आपको समझाऊंगी। चलो अभी इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको रिडीम करने हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और वो जो रिडेम्पशन डेट है वो अभी आपकी बस आने ही वाली है, तो यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क है कि वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, तो उनको भी हम कैश इक्विवेलेंट्स लेकर चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कैश के लिए, जैसे कि कॉइन्स एंड पेपर मनी। तो यहाँ पर कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स कैसे आपके हाथ में है ना, और पेपर मनी जो नोट होते हैं हमारे पास 5, 10, 15, सॉरी 15 का तो नोट नहीं आता है, यहाँ पर 50 रुपए का या 500 रुपए का, तो ये सब आपके क्या हो गए, कैश हो गए। चेक्स, चेक की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, CHEQES होता है चेक, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाथ में अगर चेक है तो वो भी कैश में आ जाएगा। मनी ऑर्डर्स हो सकते हैं आपके हाथ में हो कि आपने यहाँ पर से परचेस ऑफिस से इनको किया, परचेस किया पोस्ट ऑफिस से, और फिर आपने इसको कैश में कन्वर्ट करा लिया। डिजिटल करेंसी आज के टाइम में आपको पता है आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है डिजिटल करेंसी, तो वो भी आपकी किस में आती है, यहाँ पर आपके लिए वो भी कैश का ही फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो वो भी आज के टाइम में कैश के ही फॉर्मेट में होती है। कैश इक्विवेलेंट्स के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये हम अपना अमाउंट 90 दिन के अंदर अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या पेनल्टीज नहीं लगेंगी इसे कन्वर्ट करने में, और वैल्यू इसकी लूज हो जाए ऐसे चांसेस या रिस्क बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है कैश इक्विवेलेंट्स के, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, प्रिफर्ड स्टॉक्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, मनी मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, A3 रेटिंग वाली जो कॉर्पोरेट्स होती हैं अगर उन्हें पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम आराम से पढ़ेंगे हमारे बाकी चैप्टर्स में, अभी बस इतना ही समझ लो। अब कैश फ्लोज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जब हमारी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कैसे मूवमेंट हो रही है, हमारी कैश में मूवमेंट हो रही है, तो या तो हमारे पास कैश आएगा या तो हमारे पास से कैश जाएगा। रिसिप्ट ऑफ कैश, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। क्यों मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई अपना नॉन कैश आइटम जैसे हमारे पास जो फिनिश गुड थी उसे बेची, तो यहाँ पर हमारे पास कैश इनफ्लो होता है। ठीक है, जैसे मशीनरी अगर आपने खरीदी है तो आपने कैश पे किया, वो क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, चलो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझाऊंगी अभी मैं, 2 मिनट देना। ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने लास्ट क्लास में समझाए थे ना, चलो इस बार एक और बार समझा देती हूँ।
ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं कि मान लो आपको यहाँ पर पैसा मिलना है, आपने कोई सामान उधार पर बेचा था और वो पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल। और आपने सामान खरीदा और आपको पैसा देना है किसी को, तो वो हो जाता है ट्रेड पेएबल। ओके, चलिए अब यहाँ पर आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से कैसे हमारे कैश फ्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले बात होगी अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने क्या देखा था, यहाँ पर वो एक्टिविटीज आती हैं जो हमारी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एक्टिविटी है, जैसे टी शर्ट्स बनाने के लिए उसकी मेन एक्टिविटी क्या होगी, टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करना, प्रिंट करना, उनको बेचना। तो यहाँ पर जो उनकी मेन या कोर एक्टिविटी है, उसमें हमारे होने वाले कैश फ्लोज यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से कवर नहीं कर रहे। अच्छा, अगर अमाउंट हमारा कैश का आ रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि हमारी इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इनकम हो रही है, इसका मतलब हम लंबे समय तक चलेंगे। कम इनकम हो रही है, हमें ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी जल्दी बंद करनी पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि कब तक हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो हमें सफिशिएंट कैश फ्लो देंगे, ताकि हम हमारी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये बोल रहे हैं कि मेन एक्टिविटीज का पार्ट होती है और यहाँ पर हमें हेल्प होती है ये समझने में कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा कितना होगा। तो अगर हमने सामान बेचा है, गुड्स बेची है, या फिर हमने सर्विसेज प्रोवाइड की है, मान लो आप होटल हो या एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, तो ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो वहां पर अगर आपका कोर एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो हो रहा है तो वो आ जाएगा। या फिर कैश रिसिप्ट आपको रॉयल्टी से मिलती हैं, फीस, कमीशन और अदर रिवेन्यूज से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई बुक लिखी गई तो बुक के लिए रॉयल्टी मिलती है ना। तो यहाँ पर वो जो फीस हमें मिल रही है या फिर हमें अलग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह हो गए, तो कमीशन मिल रहे हैं, वो सब हमारी किस में आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। आउटफ्लोज में क्या आएगा, यहाँ पर हमने सप्लायर्स को पैसा दिया, ठीक है, हमने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा तो उनको पैसा दिया। इसके अलावा हमने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको सैलरीज पे की, वेजेस पे की, या हमने मान लो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ठीक है, या फिर हमारे पास जो एन्युटीज थी, पॉलिसी बेनिफिट्स थे, तो वो सब हमने क्लेम किए। मान लो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स किया तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगी, ठीक है। कैश पेमेंट अगर हमने करी है इनकम टैक्सेस की, तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। अब कैश अगर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहा है तो वो क्या होगा, मैंने बताया था हम क्या कर रहे थे, अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को यहाँ पर खरीद या बेच रहे थे, है ना। तो अगर खरीदेंगे तो कैश बाहर जाएगा, हमें देना पड़ेगा कैश, और बेचेंगे तो हमें कैश मिलता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपकी आ जाती है। जैसे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, मशीन हो गई, लैंड हो गई, है ना, या फिर हमारे पास ऑफिस में मान लो यहाँ पर फर्नीचर है तो वो आ गया। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। सेपरेट डिस्क्लोजर्स हमें करने पड़ते हैं। सेपरेट डिस्क्लोजर्स किसके करने हो रहे हैं हमें, यहाँ पर जो हमारे कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हो रही हैं। मतलब हमें मान लो यहाँ पर हमने अपनी ही कोई मशीन बेची, तो अब हमें अलग से एक डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी। डिस्क्लोजर मतलब उस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी, जिसमें हम बताएंगे कि हमने हमारे इन एसेट्स को बेचा था, जब हमने खरीदा था वो इतने के थे, जब बेचा इतने का बेचा, कितना प्रॉफिट या लॉस हमें हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ रही है, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे बड़े एक्सपेंसेस या बड़ी इनकम कहाँ से हो रही है। अब कैश आउटफ्लोज हमें क्या क्या हो सकते हैं, अगर हमने कोई मशीन खरीदी तो डेफिनेटली वहां से होगा, ठीक है। या फिर हमने इंटेंजिबल्स यहाँ पर लिए, सॉफ्टवेयर परचेज किया आपने कोई, इंटेंजिबल क्या है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, टेंजिबल क्या है जिसे आप टच कर सकते हो। कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपने R&D कराया अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है।
कैश पेमेंट्स किए आपने ताकि आपको यहाँ पर शेयर्स मिल जाए, वारंट्स मिल जाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए किसी और किसके, किसी और ऑफिसेस के या बिजनेसेस के, ठीक है। अगर खुद के यहाँ पर आप शेयर्स दोबारा खरीद रहे हो जो आपने इशू किए थे, तो वो किसका हिस्सा होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। दूसरी कंपनी का खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब अगर आप यहाँ पर शेयर्स खरीदो या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ तो क्या बोलते हो, आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। चलो, कैश एडवांसेस या लोन्स जो आपने किसी थर्ड पार्टी को दिए हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं, राइट। अच्छा, ये वो एडवांसेस या लोन से अलग होते हैं जहां पर हमने इन्हें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज किया है। चलो, अब आती है बात हमारी, कैश इनफ्लो जो हो रहा है कैसे होगा। हमने हो सकता है फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, या फिर हमने जो भी एडवांसेस या लोन्स थे हमने जो लिए थे उनकी रीपेमेंट कर दी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर अपने शेयर्स वारंट्स वगैरह जो थी इनको बेचा तो भी हमें इनकम मिलेगी। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किसी लोन या एडवांसेस के थ्रू कुछ इंटरेस्ट को रिसीव किया, या फिर हमने डिविडेंड्स रिसीव किए उन ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स से जिनको हमने खरीदा था। अब आती है बात कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस आपकी खुद की साइज या कॉम्पोजिशन में मिलेंगे ओनर की कैपिटल के, मतलब जो हमारी नेट वर्थ है वहां पर ही कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाएंगे। जैसे हो सकता है ओनर ने यहाँ 20 लाख रुपए लगाए थे, अब वो बोल रहा है कि मेरे 10 लाख रुपए वापस करो, ठीक है, मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होते हैं, राइट। इसके अलावा जो भी हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन बोरोइंग्स की है वो भी हमारा किसका हिस्सा होती है, यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। हमने क्या करना है, सेपरेट डिस्क्लोजर करना है कि भाई हमारे पास ये कैश फ्लोज आ रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, तो वो भी हम किस में शो कर रहे हैं, अलग से डिस्क्लोजर दे रहे हैं। डिस्क्लोजर अगेन क्या होता है, यहाँ पर बैंक्स को आरबीआई बताता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट बताती है। कंपनीज एक्ट के अंडर बताया जाता है कि आपको सो एंड सो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज करोगे। मान लो एक इन्वेस्टर है, उसको यहाँ पर आपने एक डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया कि मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ज्यादा फायदा होता है, ऑपरेटिंग से नहीं हो रहा, तो उसे लगेगा हो सकता है ये बिजनेस आगे जाकर ठप हो जाए, तो इसी चक्कर में वो डिस्क्लोजर करे जाते हैं, ठीक है। अब आती है बात जो हमारे कैश फ्लोज हो रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। मान लो कोई भी कैश प्रोसीड्स आपको हो रही है जब आपने अपने शेयर्स को इशू किया, या फिर आपने डिबेंचर्स लोन्स बॉन्ड्स जो हैं इनको इशू किया। अब डिबेंचर्स या फिर लोन बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक पेपर होता है जिसके थ्रू यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लेती है, ठीक है, और टाइम टू टाइम यहाँ पर इंटरेस्ट पे करती रहती है। और प्रिंसिपल कब वापस करती है, जब मैच्योरिटी का दिन आ जाता है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं हमारे बॉन्ड्स, और सिमिलरली हमारे डिबेंचर्स भी होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं जब कोई पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो यहाँ पर पैसा रेज कर रही है। डिबेंचर्स कब बोलते हैं, जब कोई प्राइवेट कंपनी करती है, ओके। कैश आउटफ्लोज जो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हो रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर कैश रीपेमेंट की है हमने ऑफ अमाउंट्स बोरोड, जो अमाउंट हमने बोरो की है उनकी अगर हमने यहाँ पर क्या किया, अब आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन लिया तो अब आपने प्रिंसिपल जो है वो वापस करा। जब आप प्रिंसिपल वापस करते हो तो वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इंटरेस्ट वापस करा था तो किसके अंडर आ रही थी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर, ओके। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं AS7 है, ठीक है। क्या AS3 किसके लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है हमारा, इंडिया का ही है, और इंड AS भी है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था, वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बना था, तो गवर्नमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आई जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बने हैं, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पर इंड AS7 भी आपकी कैश फ्लो के बारे में ही बात कर रहा है, ये याद रखना। क्या मैम अब इंड AS आने के बाद AS से हट गया, नहीं हटा नहीं है, दोनों ही चल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो इंड AS को फॉलो करें, ओके। चलो, और यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं
जिनको आप इस माइंड मैप के थ्रू याद कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है, तो समझाने की अब मुझे दोबारा से जरूरत नहीं है। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं और कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन से होते हैं? मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई या फिर वहां पर चोरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस देखने के लिए मिला। तो ऐसी सिचुएशन में इन आइटम्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वो हमारे खर्चे हैं जो बार बार नहीं हो रहे हैं। एक बार हो गए फिर तो कभी मतलब होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के उसमें दिखाते हैं और इन्हें भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि यहाँ पर हम समझा पाए कि हमारे अगर चेंजेस हुए हैं एसेट्स में तो वो क्यों हुए हैं। ठीक है, अब आती है बात इंटरेस्ट और डिविडेंड की। तो यहाँ पर अगर कोई एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मान लो बैंक है ना। अब बैंक कैसे पैसा कमाता है? बैंक पैसा कमाता है जब वो आप लोगों को लोन देता है या हमें लोन देता है। तो यहाँ पर बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, कोर एक्टिविटी है। लेकिन अगर यहाँ पर एक टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री जो थी, कंपनी थी, वो लोन देगी तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। ठीक है, चलिए अब एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिसका मेन बिजनेस ही लैंडिंग या बोरोइंग है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है या रिसीव कर रही है या फिर डिविडेंड रिसीव कर रही है तो वो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। मैम इंटरेस्ट हमें मिला वो तो समझ आया, रिसीव किया, पे क्यों करेंगे? बैंक्स यहाँ पर जब लोन लेते हैं, लोन लेकर ही लोन देते हैं, अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाते। ठीक है, इतना पैसा आएगा भी कहाँ से? तो बैंक से क्या करते हैं, लोन लेने के बाद लोन आपको देते हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हुआ है तो क्या होगा? यहाँ पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स हैं वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ली जाएंगी, और जो आपको रिसिप्ट हो रही है इंटरेस्ट और डिविडेंड्स वो आपकी किस में आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। टैक्सेस अगर हमारे लग रहे हैं ऑन इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास में अगर कुछ भी इनकम हो रही है, इनकम टैक्स भी हमें भरने पड़ते हैं। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपको बताना है कि यहाँ पर आपके पास में आप उन्हें कैसे कंसिडर कर रहे हो। तो अगर आपका टैक्स है इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स या डिविडेंड टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि जो कैश फ्लोज हमें टैक्सेस से या फिर हमारे ऊपर अराइज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जब हमें टैक्स पे करना है तो वो हम कैसे कर रहे हैं? वो टैक्स पे हम हमारे कैश पेमेंट से करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बोला गया है कि हम इन्हें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कब करना है ऐसा? अगर वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहे। कैसे? देखो, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हमारी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यहाँ पर कुछ इनकम अर्न की, 50,000 रुपए इनको यहाँ पर मिले। कैसे मिले? जब इन्होंने अपनी टी शर्ट्स बेची। तो इसी के ऊपर जो इनकम टैक्स ये दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे? वो ये दिखाएंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन मान लो इन्होंने दूसरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे और उस स्टॉक से इनको यहाँ पर गेन हुआ, तो वो इनकी किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। अब आप बोलोगे मैम 50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऑफ कोर्स नहीं लगता है, अजम्पशन बोला है। ठीक है, आप इसको 50 लाख भी मान सकते हो। चलिए, अब आ जाती है बात नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां हम कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स को यूज नहीं कर रहे तो उनको हम हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कोई मशीन खरीदी, लेकिन मशीन कैसे खरीदी कि यहाँ पर मैंने अपने खुद के शेयर्स को क्या करा? अपने खुद के शेयर्स को किसी को दिए और बोला कि आप मुझे यहाँ पर इसके बदले मशीन दे दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। उस फूड प्रोसेसिंग कंपनी के जो यहाँ पर बंदे थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस मशीन को खरीद पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर एक मशीन के पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, डील की कि आपको हम यहाँ पर अपनी कंपनी का 20% शेयर होल्डर बनाएंगे, इसके बदले आप हमें ये मशीन दे दो।
तो वो बोला ठीक है, जब यहाँ से प्रॉफिट होगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन कैश फ्लो रिसिप्ट्स। तो इनको हम हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में नहीं शो करते, लेकिन इन्हें हमें अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना पड़ता है। जैसे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हमें इन्हें शो करना पड़ेगा, या फिर अलग अलग तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या एग्जांपल है, मान लो यहाँ पर आपने अपने शेयर्स को इशू कर कर कुछ एसेट्स को क्या किया, एक्वायर किया, तो इन्हें हम क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि इनका नेचर जो है वो नॉन कैश वाला है। इतना समझ में आ गया? चलो, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाफ चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये बोल रही है एक्टिविटीज अगर ऑपरेशनल एक्टिव से हो रही हैं, ठीक है, तो वो भी आपको सारी की सारी रिपोर्ट करनी है। किस तरह से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर सकते हो, या फिर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में तो आप मेजर कैश रिसिप्ट दिखा दो कि भाई इतना कैश आया है और इतना कैश आपके पास से गया है, तो पेमेंट्स दिखा दो। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे होते हो अपना नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। कैसे कर रहे होते हो, यहाँ पर इफेक्ट दिखाते हो कि नॉन कैश नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनसे क्या इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा मान लो यहाँ पर आपके पास में करेंट टैक्स लाइबिलिटी है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ टैक्स अभी पे करना था जो आपने नहीं किया है, करेंट में शॉर्ट टर्म में पे करना है, या फिर कुछ टैक्स आपको आगे के कुछ सालों में पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाती हैं आपके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सब मैं आपको जब टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, अभी इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो अभी बस इतना ही समझ लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इन सारी चीजों को एडजस्ट कर कर भी अपनी उसमें शो करना पड़ता है। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में हम हमारे मेजर हेड्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज शो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल से हमें पेमेंट्स आई हुई हो, या फिर हमें एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की, उनके प्रोविडेंट फंड्स में कुछ पैसा डाला हमने, या फिर हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अपने पास से कुछ सामान खरीदा, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी डायरेक्ट मेथड में आती हैं। यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनको हम अक्रूवल बेसिस पर लेते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर कुछ अब देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पर क्या हुआ, आपको पैसा अभी आने वाला था, आया नहीं था, टिल दैट हम इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो दिखाते नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं, इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये इनकम हमारे पास आई नहीं है लेकिन डेफिनेटली आएगी। तो इसे बोलते हैं एक्रूवल बेसिस, की यहाँ पर हम उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब जब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल से कैश आया तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैश रिसिप्ट है हमारी, वो होती है जो रिवेन्यू हमें ऑपरेशन से हुआ, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हमें शुरू में मिलने वाले थे और जो हमें मिले। मान लो 50,000 रुपए मिलने वाले थे, 40,000 रुपए मिले, तो 10,000 रुपए को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे, किसमें, हमारे जो रिवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश पेमेंट्स अगर हमने की है सप्लायर्स को, तो जो भी हमने परचेसेस की है प्लस यहाँ पर जो भी हमें अमाउंट पे करनी थी, मान लो 100 रुपए हमें पे करने थे और 50 हमने किए, तो 50 रुपए बचे, उसको हम ऐड कर देते हैं। फिर परचेजेस हमारी क्या होंगी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं किस पे, किससे, हमारी किसी भी सामान को खरीदने के लिए, तो जो कॉस्ट हमारी हुई है रिवेन्यू की फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे, यहाँ पर एक तो आपने सामान खरीदा, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, उसको स्टॉक को शेयर अपना संभाल के स्टोर करके रखा होगा, तो बहुत सारी कॉस्ट अलग अलग तरह की इन्वॉल्व हुई, तो वो सारी कॉस्ट को आप यहाँ पर ऐड कर देते हो। इसके अलावा ओपनिंग इन्वेंट्री में आपके पास कितना अमाउंट था और क्लोजिंग में कितना है। ओपनिंग लाइक अगर हमारा 1 अप्रैल आया था परसों, ठीक है, तो 1 अप्रैल को मेरे पास जितना भी यहाँ पर 31 मार्च को जो भी मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री था, मतलब मेरी इन्वेंट्री में मान लो 50,000 का सामान था, तो वो वहां का क्लोज स्टॉक हो गया 31 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल को भी तो 50,000 का ही सामान रहेगा, तो वो जो 1 अप्रैल को सामान था वो हमारी हो जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सी है, जो 31 मार्च को होती है सेम फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 को जो हमारी
सामान की हमारे पास सामान था इन्वेंट्री में 50,000 रुपए, मान लो 31 मार्च 2026 को वो हो गया था हमारा यहाँ पर 40,000 रुपए, तो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेते हैं। कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो हमारे अक्रूवल बेसिस पर हो रहे हैं, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे बिगनिंग में, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे हुए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे आपने रेंट पहले ही पे कर दिया है ना, महीने के शुरू में कर दिया या साल के शुरू में कर दिया, इंटरेस्ट प्रीमियम आपने पहले से ही भर दिया, ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मान लो आपको सैलरीज पे करनी थी, तो आपने हर दिन की सैलरी ना पे करके क्या किया, एक साथ 1 तारीख को जब 1 महीने काम किया एम्प्लॉय ने, उसके बाद एक बार में सैलरी पे कर दी, तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके। चलिए, अब आती है बात कि कुछ आइटम्स हैं जिनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, जैसे नॉन कैश आइटम्स हो गए हमारे, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, जिनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि हमारी मशीन धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन क्या आप उसके लिए कोई कैश पेमेंट कर रहे हो किसी को, नहीं कर रहे, तो वो हो गया हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है। या मैंने मान लो कोई शेयर्स थे, उनको डिस्काउंट पर बेचा, 500 के खरीदे 400 में बेचा, तो 100 रुपए हमारे क्या हो गए, नॉन कैश एक्सपेंस हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो आइटम्स हमारे क्लासिफाई हो रहे हैं एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सच एज इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड पेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट मेथड है, उसमें हमें मेजर क्लासेस देनी पड़ती हैं, ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स की और कैश पेमेंट्स की। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि कैश फ्लो हमारा किस किस से हो रहा है, यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके थ्रू हम देखेंगे, जो रिवेन्यूज हुए हैं उन्हें हम एडजस्ट करेंगे, उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेंट्री में चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और कोई नॉन कैश आइटम है तो वो भी, और जो भी हमारे कैश इफेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, वो भी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, देखो इस वाले फॉर्मूले को एक बार समझा देती हूँ, ये जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, इस छोटे से बॉक्स को एक बार समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है कैश फ्लो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे निकालना है, तो यहाँ पर कैश रिसिप्ट हुई, कुछ इनकम हुई आपको अपने कस्टमर्स से, ठीक है, इसमें से आप उस पैसे को वापस माइनस कर दोगे जो कि आपने अपने सप्लायर्स को दिया था। बेसिकली आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके लिए आपने कुछ कैश पेमेंट की होगी, वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने ऑपरेशन से आपको कैश मिला। अब इसमें से आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स पेड, तो वो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि भाई कैश फ्लो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कितने थे। अब मान लो किसी वजह से चोरी हो गई थी, तो वो जो चोरी हुई थी उससे होने वाले लॉस को आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट कैश। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम हमारे इनडायरेक्ट मेथड पर। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या देख रहे हैं, जो कैश फ्लोज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रहे हैं विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की हमें यूज करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कितना अमाउंट हमें मिलने वाला था, फिर इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास में और भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आते हैं, जैसे हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ हमने जब अपने एसेट्स को बेचा, यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स हमारे कितने थे, डेप्रिसिएशन क्या था, गुडविल क्या था, ठीक है, कितना गुडविल हमने रिटर्न ऑफ किया। गुडविल क्या है, यहाँ पर मान लो आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने सीएसआर एक्टिविटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोग खुश हुए कि भाई ये तो सोशली काफी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपके ब्रांड को यहाँ पर ज्यादा प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा के साथ ऐसा होता है, तो वो भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जरूरी है कि हम हमारे अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट कर कर ही क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बना रहे हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करें तो यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स को हम रिमूव कर रहे थे, या आई थिंक आपका वो हो गया है, रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखना कैसे किया है इन्होंने, तो प्रिपरेशन हमारी कैसे हो रही है, सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमारी आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या आएगा कि कितना शेयर होल्डर के पास में यहाँ पर फंड है, शेयर होल्डर जो है हमारे, उनके पास में हमने कितना अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल हम देखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को पिछले साल फाइनेंशियली यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था वो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं।
ठीक है? तो वहाँ से हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद में नॉन करेंट लायबिलिटीज़, वो लायबिलिटीज़ जो कि आपको 1 साल से ज़्यादा समय में पे करनी है, वो आपकी क्या बन जाती हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज़ बन जाती हैं। इसके अलावा करेंट लायबिलिटीज़ कौन-सी होती हैं? जो यहाँ पर 1 साल से कम समय में या 1 साल तक के लिए होती हैं। जैसे ट्रेड पेएबल्स हो गए या फिर अदर करेंट लायबिलिटीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रेंट पेमेंट करनी है या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए कि यहाँ पर हमारे पास छोटे-छोटे से कुछ खर्चे थे, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हमें करनी है या फिर कोई और हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। देखो ये लेक्चर बहुत बड़ा है और ये रिकॉर्डेड है, तो इसे 2 पार्ट्स में पढ़ना वरना नींद आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर एसेट्स क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल होते हैं, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई। इंटेंजिबल में होते हैं सॉफ्टवेयर्स हो गए, कॉपीराइट हो गई, पेटेंट्स हो गए, ठीक है? इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं आपकी, जो कि इन्वेस्टमेंट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए की हैं। फिर करेंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंटरीज हो गई कि आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदा या फिनिश गुड्स थे आपके जिनको आप बेचोगे, वो सब इन्वेंटरीज का हिस्सा हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो पैसा आपने उधारी पर सामान बेचा था, तो पैसा जो आपको मिलने वाला है, जो आपके पास में इन हैंड कैश है या कैश इक्विवेलेंट्स है, ये सब हो जाते हैं हमारे करेंट एसेट्स। अब बात करते हैं हम नोट टू अकाउंट्स। तो नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमें यहाँ पर जो भी हमारे, मान लो कुछ भी हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो वो हम किस में देते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में हम यहाँ पर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में मान लो 31 ऑफ मार्च को यहाँ पर इतना अमाउंट था 2015 और 2014 में ये वाला था। फिर रिजर्व एंड सरप्लस हमने शो कर दिए कि इतने थे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन शो किए कि हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या था, या तो इंटरेस्ट आ जाता है जो आप पे करने वाले हो, या डिविडेंड्स आ जाते हैं, या टैक्सेस आ जाते हैं। डिविडेंड जो आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देते हो, है ना? फिक्स एसेट्स आपने शो कर दिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको शो कर रहे होते हो। आ गया समझ में? तो यहाँ पर इनको आप क्या करोगे, इसको एक बार सॉल्व करके देखना, मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। अच्छा एक चीज याद रखना, हमेशा जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जब हमारा कैश फ्लो होगा तो कैश फ्लो में हम उस डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट। क्यों ऐसा करते हैं हम? देखो, कैश फ्लो क्या है हमारे पास, जब डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो यहाँ पर क्या हमारा कोई कैश में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ? नहीं हुआ। हम हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखाते हैं? जो कैश फ्लो से हमारे पास आउटफ्लोज हुए हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलते हैं। ओके, अगर हमने मान लो यहाँ पर कोई इक्विपमेंट बेचा, तो इसको हम यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं? चाहे हमारे पास अगर लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ तो हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं? इस लॉस को, लॉस को तो माइनस करना चाहिए। देखो, इक्विपमेंट की सेल जो हुई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और यहाँ पर हमने क्या दिखा रखा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा रखी है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम क्या करते? तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते। आ गया समझ में? अब आ जाओ डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में यहाँ पर आप बोलोगे मैम डिक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? नहीं, देखो हुआ क्या, अब यहाँ पर मान लो आपको 10 लाख रुपए किसी को पे करने थे, आपने कितना अमाउंट पे किया? आपने यहाँ पर 10 लाख की जगह 5 लाख रुपए पे किए, तो 5 लाख जो बचा हुआ अमाउंट था, है ना, पहले कितना पे करना था? यहाँ पर 5 छोड़ो, यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ पर आपको किसी को 10 लाख रुपए पे करने थे, 10 में से आपने कितना पे किया? 10 में से आपने अभी 6 लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है, तो 4 लाख रुपए तो अब बचे जो पे करने थे। तो क्या डिक्रीज नहीं हुए आपके ट्रेड पेबल्स? अब आपको कम पैसे पे करने हैं ना, तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ उसको हमने माइनस किया। और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हो सकता है इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है कि अब हमें ये रेंट जो है ये हमें क्या करना है? पे करना है, और इसमें हमारा हर महीने बढ़ता चला जाएगा। हमने सोचा साल के अंत में एक साथ देंगे सारा का सारा रेंट, तो वो हमारा रेंट बढ़ता चला जाएगा हर महीने। आगे समझ में? और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पैसा था, मान लो वो हमें मिलना था, तो यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज में हम क्या देखते हैं? देखो, इंक्रीज कब होंगे? जब हमें मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपए मिलने थे इस साल, अब हमारे पास वो जो मिलने वाले पैसे हैं वो 2 लाख रुपए और ऐड हो गए, 12 लाख मिलने हैं, तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इंक्रीज को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इसमें से आपके पास आएगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है
कि हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, रेदर देन कि आपके पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप इसे कैलकुलेट करो। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसे लेकर चलना है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइज देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है। अमोर्टाइजेशन होता है जो डेप्रिसिएशन हमारा लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू हमारे एसेट की कम हो रही है। तो इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, अमोर्टाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उस टर्म को हम क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। ओके, चलो बस आज के लिए इतना ही है। ये न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करने के लिए एक बार देख लेना कैसे होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में इस तरह की न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी अभी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस साल एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिले हैं इन चैप्टर्स से। तो अगर आएगा भी तो इजी वाला ही आएगा। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीबॉडी।